एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्नावली का अध्ययन कर रहे हैं व्रत से रिलेटेड। और व्रत से रिलेटेड जब हम प्रश्नावली पढ़ रहे हैं तो आपको महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान देने योग्य बात है कि आपको कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी। ध्यान ये देनी पड़ेगी कि हमारे जो परीक्षा में सवाल आते हैं वो किस प्रकार के सवाल आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी इस प्रश्नावली में एक नंबर के 2 सवाल आएंगे और एक 3 नंबर का सवाल आएगा। जब एक नंबर के सवाल आएंगे तो वो सवाल अधिकतम से अधिकतम मैक्सिमम से मैक्सिमम बने तो स्पर्शरेखा से रिलेटेड या छोटा मोटा कोई पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड सवाल आ सकता है। लेकिन जो बड़ा सवाल 3 नंबर का आएगा वो आज हम पढ़ेंगे 10.2 उसमें से ही आएगा और उसमें से बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। इसलिए हमें थोड़ा ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि स्पर्शरेखाओं से रिलेटेड आता है। तो जो स्पर्शरेखाओं से रिलेटेड आता है तो स्पर्शरेखाओं की हमारे पास 3 कंडीशन आती है। पहली कंडीशन तो ये आती है कि अगर कोई बिंदु हो तो वो स्पर्शरेखा के वर्त के अंदर, कहाँ हो, वर्त के अंदर। वर्त के अंदर कोई बिंदु होता है तो आपको भी पता है, कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि तब कोई भी स्पर्श बिंदु नहीं बनेगा, स्पर्शरेखा बाहर एक भी नहीं बनेगी। और अगर कोई बिंदु परिधि पर आता है, जैसे ये P आया है, इसका मतलब स्पर्शरेखा 1 होगी। कितनी होगी? 1। और अगर कोई बिंदु कहीं बाह्य पर होता है तो स्पर्शरेखा के 2 स्पर्शरेखा खींचते हैं। अब देखो हमारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा बनता है और कैसा हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि आपके जब ये 2 स्पर्श रेखाएं होती है तो इनसे सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन कौन सा सवाल हमारे इस परीक्षा में आ सकता है। अब इसमें 2 प्रमेय आती है, वो प्रमेय पहले मैं पढ़ाऊंगा और प्रमेय के समझाने के बाद में हम इससे रिलेटेड सवाल करेंगे। आप सब जानते हो कि यहाँ केंद्र होता है, केंद्र की त्रिज्याएं यहाँ टच होती है। देखो अब जब ये टच होती है तो यहाँ एंगल बनता है, यहाँ कोई ना कोई एंगल यहाँ पर भी बनता है, यहाँ पर भी बनता है। अब आपको ये चीज़ पता करनी कि भाई यहाँ एंगल बनता है तो कौन सा बनता है, यहाँ बनता है तो कौन सा बनता है, यहाँ बनेगा तो हमारा कौन सा एंगल बनेगा। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो ये लाइन आप पढ़ो, वर्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जानने वाली वर्त पर कोई स्पर्शरेखाएं नहीं होती। एक लाइन तो ये हो गई। उसके बाद में क्या आता है, दूसरी लाइन ये है, वर्त पर स्थित किसी बिंदु पर एक और एक ही स्पर्शरेखा होती है। और वर्त के बाहर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उससे जानने वाली हमारे पास कितनी स्पर्शरेखाएं होगी? उससे जानने वाली हमारे पास 2 स्पर्शरेखाएं। ये तीनों कंडीशन है। 99% तो आप इसको ही मानो कि हमारा एक ABCD का सवाल तो इसमें से आएगा ही। और किस में से आएगा? और वो आएगा स्पर्शरेखा से रिलेटेड। 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशनों में से एक सवाल आपको पक्का मिलेगा। क्लियर चीज। इसके बाद में क्या क्या बनता है, ये बहुत सवाल अच्छा सवाल है। प्रमेय से जुड़े हुए हमारे सवाल आते हैं। हाँ, कुछ प्रमेय सिद्ध करने वाले भी आते हैं, वो अलग होते हैं, लेकिन प्रमेय ही हमारे बहुत कुछ लाइनें कहते हैं, यही याद करना है। इसके बाद में अगली लाइन आपको याद करनी है। ये लाइन क्या कह रही है, अगर बाह्य बिंदु से वर्त पर कोई स्पर्शरेखाएं हम खींच रहे हैं तो उसकी लंबाइयां बराबर होती है। जैसे बाह्य बिंदु ये है, इसका नाम क्या है? P। अगर इस P से हम कोई स्पर्शरेखाएं खींचते हैं, ये खींच दी और ये खींच दी, तो ये कह रहा है कि कोई भी स्पर्शरेखा खींचो, PQ और PR दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आप ध्यान रखने का क्या मतलब हुआ कि आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है, अगर किसी वर्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्शरेखाएं खींचिए जिनमें एक का नाम PQ और एक का नाम PR है। अगर PQ का मान 7 सेंटीमीटर है तो मुझे बताओ PR का मान क्या होगा? तो आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है, PR का मान भी 7 सेंटीमीटर होगा। अगर कोई पूछे कि 7 सेंटीमीटर कैसे हुआ, तो इसका ये उदाहरण है कि बाह्य बिंदु से अगर वर्त पर कोई स्पर्शरेखा खींचते हैं तो दोनों स्पर्शरेखा बराबर होती है। और अगर एक स्पर्शरेखा का मान 7 है तो दूसरी स्पर्शरेखा का ऑटोमेटिक ही मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब इसमें 2 कुछ लाइनें और बता रहा है जो हमें और ध्यान देना है। ये कह रहा है
कि इनमें जो एक है वो देखो ये समकोण की बात कर रहा है। क्या कह रहा है समकोण में, वो आपको मैं इसके जो पढ़ी हुई चीज़ वो मैं बता रहा हूँ, इसके लिए इसको साफ कर रहा हूँ। ये कह रहा है कि ओ क्यू पी, क्या कह रहा है, ओ क्यू पी। मुझे बताओ ओ क्यू पी कहाँ, ये ओ है, ये क्यू है, ये पी है, तो बीच वाला कौन, ये पी। इसी प्रकार ओ आर पी, ये ओ आर और पी, ये बीच वाला कौन, ये क्या है, कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। अगर ये स्पर्शरेखा की ये दोनों 90 डिग्री के कोण हैं तो भैया ये कैसे हैं, क्या है, तो इसमें इसने दे दिया परिमेय 10.1। तो परिमेय 10.1 पढ़ी आपने, याद है, नहीं है याद, क्योंकि आप पढ़ते नहीं। परिमेय 10.1 क्या कहता है, परिमेय 10.1 कहता है कि वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या होती है, लंब। और लंब का मतलब क्या होता है, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री। यही है कि वर्त के किसी बिंदु पर जाने वाले, वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। क्या होता है, और लंब का मतलब आप सब जानते हो हमेशा कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। तो यही हुआ, जब ये दोनों 90 डिग्री के, ये एंगल दोनों 90 डिग्री हो गए तो ये अलग अलग सिद्ध कर रहा है ओ क्यू बराबर ओ आर। ये तो आपको पता है ओ क्यू और ओ आर कहाँ कहाँ है, आप देखो एक बार, आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो। ये तो है ओ क्यू और ये है ओ आर, ये कह रहा है बराबर है। तो क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों ए की वर्त की क्या है, त्रिज्या। अब उसके बाद में ये कह रहा है ओपी बराबर ओपी, क्यों है, क्योंकि उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुजों में यही काम आती है, और उभयनिष्ठ हो गए तो अपने आप ही सर्वांग क्षमता हो गई, सर्वांग क्षमता होने से दोनों भुजाएं बराबर हो गई। अब बात ये आती है, आपको वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ डायग्राम बनाकर बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि ये वर्त है, और ये वर्त बनने के बाद में क्या होता है कि अगर कोई बिंदु बाह्य होता है वो यहाँ ऐसे बनता है, तो यहाँ जो स्पर्श कर रहा है ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये कोण 90 डिग्री का होगा, और ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। जब ये कोण 90 डिग्री के होंगे दोनों, तो आपको पहले भी बताया है कोई भी ट्राइंगल अगर 90 डिग्री का होगा तो उस पर हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, क्या नहीं होती है, यह आपको ध्यान रखना है, और हमेशा इस चीज़ को अच्छी तरीके से याद रखना है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। अभी हम कुछ समय बाद में आगे और पढ़ेंगे। अगला उदाहरण नंबर 1 है, आप इसको इजी मत मानना, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ये उदाहरण हुए, ये प्रमेय हुए, ये क्या करते हैं, ये किस काम आते हैं, ये हमारे मार्गदर्शक होते हैं। क्या होते हैं, ये हमारे मार्गदर्शक होते हैं। हमें ये बताते हैं कि कौन सा सवाल हमें कैसे करना है, और कौन सा सवाल में हमें किसका यूज करना है, ये हमें बहुत कुछ बताता है। इसलिए इन एग्जाम्पल को और इन प्रमेयों को अच्छी तरीके से याद करना चाहिए, क्योंकि हमारे ये बहुत काम होते हैं। आगे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि दो सेकेंडरी वर्त, ये दो वर्त है, ये एक तो C2 और एक C1, दोनों का केंद्र एक है। जब कोई भी दो ट्राइंगल होते हैं दोनों के एंगल मूल बिंदु एक होता है तो वो अपने आप ही सेकेंडरी वर्त होता है। उसके बाद हम बोल रही वर्त की जीवा जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है, ये वर्त की जीवा है। आप भी जानते हो वर्त की परिधि के दोनों सिरों को टच करने वाली जीवा होती है, ये वर्त होता है। इसके अगर ये टच करती है सारी जीवा होती है। किसी वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उसका व्यास होती है। क्या होती है, उसका जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी क्या होती है, जीवा। स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। क्या कहती है, ये दो छोटे वर्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर क्या करती है, समद्विभाजित। कैसे, ये देखो, ये त्रिज्या है, ये 90 डिग्री का है। अब ये कह रहा है कि ये जो लाइन है ना, तो ये त्रिज्या का ये बिंदु आता है, इन दोनों को बराबर दो टुकड़े में करता है, अर्थात AP और PB दोनों का मान क्या होगा, समान होगा, ये बता रहा है। अब कैसे होगा, ये देखो, हमें ये सिद्ध करना है। अब ये सिद्ध करने से पहले कह रहा है कि जो OP है वो इन दोनों पर लंब है, ये देखो, और लंब होने के कारण OP है वो जीवा AB को समद्विभाजित करेगी, और केंद्र की जीवा का पर खींचा गया लंब उसे समद्विभाजित करेगा। आपका ये सवाल क्या कहता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये कोटेशन क्या कहता है ये महत्वपूर्ण है। आगे हमारे क्वेश्चंस आएंगे, और क्वेश्चन आने के बाद में मान लो सेकेंडरी वर्त आने के बाद में हमारे एक ऐसा ट्राइंगल बन जाता है, मान लो इसका मान 4 दे दे और इसका मान 3 दे दे,
तो हमें ये ज्ञात करना पड़ सकता है, क्योंकि ये एंगल इधर भी 90 डिग्री का बनेगा, और जब 90 डिग्री का बनेगा तो इसमें कौन सा परिमेय लगेगा, वो परिमेय लगेगा पाइथागोरस परिमेय। कौन सा लगेगा, पाइथागोरस परिमेय। अब पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, कैसे इसका यूज करते हैं, एक बार मैं और आपको बता देता हूं, और आपको इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। देखो, जब पाइथागोरस परिमेय की बात आती है तो मैं कंटिन्यू आपको ये पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, और ये आपके बहुत ज़्यादा पाइथागोरस परिमेय का ये हो जा रहा है। आपको दो चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि हम स्पर्श रेखाओं की बात कर रहे हैं, और स्पर्श रेखाओं से रिलेटेड हमारे पास 3 कंडीशन होती है, जो तीनों मैंने आपको लिखा दी है। अब परीक्षा में आपके क्या आया, जैसे मान लो ये त्रिभुज है और इसके कहीं इस बिंदु से मैं स्पर्श रेखा यहाँ खींच देता हूँ, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा, या ये ऐसे बनेगा। तो ये कोण हमेशा, ये वाला कोण 90 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा, ये 90 डिग्री का बनेगा, तो ये भी 90 डिग्री का बनेगा। और यहाँ पर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के तहत ये जब 90 डिग्री का बनता है तो ये कर्ण हो जाता है, ये आधार हो जाता है, ये क्या हो जाता है, लंब। और पाइथागोरस परिमेय हमें क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लेकिन एक कंडीशन हमें ध्यान रखना है, पाइथागोरस परिमेय हमेशा किस पर लागू होता है, पाइथागोरस परिमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है, और इसमें एक और 90 डिग्री होना जरूरी होता है। अब ये सवाल ऐसा भी आया, इसमें आपको किसकी लंबाई ज्ञात करनी है, इस स्पर्श रेखा की, और आप सब जानते हो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब आप स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करोगे तो कैसे ज्ञात कर सकते हो, कितने कितने आइडिया लगा सकते हो, तो मैं आपको इसके छोटे छोटे आइडिया में हेल्प कर सकता हूँ। सबसे पहले तो ये किताब वाला कह रहा है, देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त है, तो ये त्रिज्या कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में कह रहा 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीव है, ये जीवा है 8 सेंटीमीटर है, तो इधर 4 हो गई, इधर कितनी होगी, ये 5 हो गई, ये कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि पूरी इसकी लंबाई कितनी है, 8 है, तो ये भी कितनी होगी, 4। उसके बाद में ये क्या कह रहा है कि ये त्रिज्या की बात कर रहा, तो यहां तक त्रिज्या आएगी, और त्रिज्या कितनी यहां तक, 5 है। कितनी है, 5। लेकिन मान लो आप अगर इसका मान ज्ञात कर लेते हो, इस OR का, तो मुझे बताओ OR का मान कैसे ज्ञात करो। तो OR का मान ज्ञात करने का सीधा और सादा तरीका है कि ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, और ये क्या होता है, लंब। जब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आपको क्या ज्ञात करना है, आधार। क्या इस लंब को मैं इधर भेज सकता हूं, कर्ण स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, कर्ण का मान 5 का 25, एल का मान 16, ये आएगा 9, तो बोलो कितना मान आएगा, 3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, और 3 आई कि नहीं आई, ये 3 आ गया। अब उसके बाद में ये अलग अलग तरीके से इस सवाल को सॉल्व करवाने का प्रयास कर रहा है। एक हमारी प्रश्नावली आती है समरूप त्रिभुज, क्या आती है, समरूप त्रिभुज। वो समरूप त्रिभुज अभी हमने पढ़ा नहीं है, बहुत जल्दी हम पढ़ेंगे। उस समरूप त्रिभुज में समरूपता की शर्त होती है कि जो पैरेलल त्रिभुज की जो समरूप भुजाएं होती है उनको आप अनुपात में लिख सकते हो। मान लो एक तो ABC और एक PQR, 2 त्रिभुज है। अब जैसे इसमें जगह है, मैं यहाँ बता देता हूँ। मान लो एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज PQR है। अब हम क्या करेंगे सर, जो समरूपता की परिभाषा वो क्या कहती है, आप इसको AB बटा PQ लिख सकते हो और AC बटा PR लिख सकते हो। ये इनकी कंडीशंस होती है। इसका हम यूज करके इसको बड़े सरलीकरण तरीके से कर सकते हैं, और इसने सरलीकरण करके ही इसका मान निकाला। देखो TP बटा PO और RP बटा RO, ये 4 बटा 3 और 5 मान दिए हुए थे, और उसके बाद में इसने TP की वैल्यू निकाली। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर ये सवाल आपको समझ में नहीं आया ना, तो जब मैं समरूपता पढ़ाऊंगा तो मैं 101% इस क्वेश्चन को याद रखूंगा, और आपको तो मैं पक्का बताऊंगा। अब हम पढ़ते हैं हमारी प्रश्नावली, हमारी किताब में आने वाले महत्वपूर्ण सवाल। देखो, सबसे पहले तो आपको वर्त की एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो वर्त के आमने सामने के कोण होते हैं और वर्त से जुड़े हुए होते हैं। हालांकि कहते हैं
चतुर्वर्त के अंदर जो बनने वाले चतुर्भुज होता है उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन इसमें 3 एंगल वर्त के अंदर बन रहे हैं, 1 एंगल वर्त के बाहर बन रहे हैं। और चक्रीय चतुर्भुज का कंडीशन ये होता है कि इसके आमने सामने जो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है, और इसमें भी इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 110 होगा तो ये कितना होगा 70। आप सब जानते हो, मुझे ये चीज बताने की जरूरत नहीं है कि ये 180 डिग्री है या नहीं। आपको एक लाइन बताई थी, अगर कोई भी स्पर्शरेखा वो त्रिज्या से गुजर रहा है तो वो 90 डिग्री का है, और ये भी 90 डिग्री का। जब ये 90 ये कितने हो गए 180, या इन दो का क्लियर हो गया तो मुझे बताओ ये 110 है तो सामने वाला एंगल अपने आप ही कितना डिग्री आएगा 70 डिग्री आएगा। क्यों आएगा कि हमने कहा कि अगर बाह्य बिंदु से कोई स्पर्शरेखा खींचते हैं, वो स्पर्शरेखा त्रिज्या को मिल जाता है स्पर्श बिंदु, तो वो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है, लंब होता है। क्या होता है, जब लंब होता है तो उसकी ये जो दोनों भुजाएं हैं वो आपस में क्या होती है बराबर होती है। ठीक है, ये 24 और 25 का भी सवाल है। इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगाना, और पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो एक तो आ जाएगा 625, एक आ जाएगा इसको आप मल्टीपल 641 या जो सो भी आप देख लेना, तो ये 749 आने के बाद 7 आएगा। अब हमारी परीक्षा में सवाल कैसे आते हैं वो हमें करने, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इजी मत लेना। ये और ये दोनों एक ही तरीके के सवाल है तो कोई चिंता मत करना। उसके अलावा सवाल बनते हैं 6 और 7, ये तो बाकी जुड़े हुए। इन 4 सवालों को अगर आपने ढंग से कर लिया तो 3 में से 3 नंबर के सवाल आने के 100 में से 100% चांस बनते हैं। अब देखो ये 3 सवाल को हम कैसे करते हैं, इनको नंबर वाइज करते हैं। आप इनको ध्यान से देखो, ये सवाल आ गया। अब सवाल क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे करो, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई हमें जल्दी। ये कह रहा है कि सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, किसी वर्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती। देखो अब कैसे समांतर होती है, कैसे नहीं होती, किस प्रकार हमें इस सवाल को करना है, किस प्रकार नहीं करना है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मैं ये बना रहा हूं वर्त, सही नहीं बना, चलो वापस मिटा देता हूं। ये मैंने वर्त बनाया। वर्त बनाने के बाद में ये वर्त वाला क्या कह रहा है, किसी वर्त के किसी व्यास, मान लो ये मैंने आकृति खींची, ये आकृति खींची तो ये ऑटोमेटिक ये केंद्रवाद ये क्या हो गया व्यास हो गया। अब व्यास के सिरों, ये बताओ व्यास के सिरे वेग नहीं हो, दोनों हो गए। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं, ये इसके सिरों पर स्पर्शरेखा एक नहीं है, ये कह रहा है कि ये समांतर है। आपको इतना ही सिद्ध करना है। तो समांतर है, इसके सिद्ध करने के लिए आपको अपनी पुरानी कक्षाओं में जाना पड़ेगा। जब कक्षा आप 7th में थे या 8th में थे या 9th में थे, तो आपको आपके सर ने एक चीज पढ़ाई होगी कि 2 रेखाएं समांतर है और ऐसा एक एंगल बनाया होगा, लाइन बनाई होगी, और समांतरता की उन्होंने शर्त बताई होगी कि अगर एक कोण ये 60 डिग्री है तो बाकी कोण ज्ञात करो। तो आपने ये किया होगा भाई ये 60 डिग्री है तो ये सर्वांग क्षमता की दृष्टि से ये कितना होगा 60 डिग्री। कितना होगा 60 डिग्री होगा। जब ये 60 डिग्री होगा तो ये सरल रेखा में जाता है तो ये 120 डिग्री होगा, और ये भी कितना आएगा 120 डिग्री। और जब आपने आगे सोल्व किया तो ये चेक किया होगा कि ये देखो कौन सी आकृति बन रही है जेड की, और एकांतर कोण बनता है, ये भी कितना आता है 120 डिग्री। और उसके बाद में आपने चेक किया होगा कि इसके अंदर बनने वाले कोण का योग क्या होता है संपूरक। कोई भी अंत्य कोण जब बनता है तो वो संपूरक कोण होता है, और जब संपूरक कोण होता है इसका मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होती है समांतर। अब ये समांतर है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये मैं प्रूव जरूर कर सकता हूं, और प्रूव करूंगा तो आपके भी समझ में आ जाएगा। देखो मान लो इसका मान AB है और इसका मान CD है। यहां पर मैं R दे देता हूं या O दे देता हूं और या P दे देता हूं। आप मुझे बताओ, जब हमने परिमेय 10.1 पढ़ी, परिमेय 10.2 पढ़ी, वहां पर हमने पढ़ा कि अगर केंद्र से कोई त्रिज्या जाती है और वो त्रिज्या अगर इस जो स्पर्श रेखा उसको टच होती है तो वो उस पर लंब होती है। क्या होती है? और लंब का मतलब वो कितने डिग्री का एंगल हुआ 90 डिग्री।
और इसी प्रकार की लाइन यही या कि ये नियम यह होगा कि अगर कोई एक बिंदु है जो जाएगा और स्पर्श रेखा को स्पर्श बिंदु की तरह टच करेगा तो वो भी कोण कितने डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री बनेगा, नहीं बने। तो हमने ये चीज किया कि 90 और 90 कितने हुए, 180 डिग्री। और ये हमने एक लाइन पढ़ी थी कि कोई भी रेखा अगर संपूरकता की दृष्टिकोण से अगर वो 180 डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का, 180 डिग्री का कोण बनाती है, इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या हो गई, समांतर होगी। तो इसको लिखने का एक तरीका है, परिमेय 10.1 का सारा ले लो आप, चाहे परिमेय 10.2 का हवाला दे दो आप। अगर आप दोनों भी नहीं लिखते हो तो आप लिख सकते हो वर्त के अंतर्गत, ठीक है। अगर कोई त्रिज्या वर्त के स्पर्श बिंदु को टच करती है तो वो एक दूसरे से लंबवत होती है, अर्थात वो लंब होती है। अतः BRO बराबर कितना हो गया, कोण BRO बराबर 90 डिग्री। और कोण ये दोनों इसका भी मान दे दो, DPO बराबर भी कितना हो गया, 90 डिग्री। आएगा कि नहीं आएगा? जब ये दोनों कोण हैं इनको जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री आएगा, अर्थात ये संपूरक कोण होगा। और जो संपूरक कोण ये बन रहा है, इसका मतलब कोई भी नियम कहता है कि दो रेखाएं तभी समांतर होगी जब उनके अंतर्गत जो बनने वाले अंत्यकोण है ना, उनका योग 180 डिग्री होगा। तो बोलो इनका योग 180 डिग्री है कि नहीं? बिल्कुल। तो बोलो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ये डाटा आपके बहुत कुछ काम आएंगे, बशर्ते आपको थोड़ा सा इनको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना है। तो एक सवाल ये हो गया, ऐसा कि एक से अगला वो लंबवत से जुड़ा हुआ है, वो सवाल भी सेम है। अब बाकी सवाल इसका अध्ययन करते हैं। अब देखो सवाल नंबर, ये लंब केंद्र से वर्त से वो एक चीज है। बिंदु ए से जो वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वर्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वर्त की त्रिज्या क्या करो? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे तो बहुत अच्छा सवाल लगता है। ये वर्त है, ये वर्त बनाने के बाद में आपने एक चीज नोट की होगी कि ये कह रहा है बिंदु ए से जो वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी, ये केंद्र है, इसको मान लिया ओ, ये ए है, ये कितना सेंटीमीटर दूरी है, 5 सेंटीमीटर दूरी। जो वर्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई, स्पर्शरेखा की लंबाई कितनी होगी, 4। तो आपको क्या ज्ञात करनी है, वर्त की त्रिज्या। ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। मुझे बताओ ये क्या है, ये कर्ण है। ये क्या होता है, लंब। ये क्या होता है, ये आधार होता है। तो मैंने आपको बताया, अगर आप कभी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हो, कौन से प्रमेय का, पाइथागोरस, और वो पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर आपको आधार ज्ञात करना है, इस लंब को इधर लाओगे कि नहीं लाओगे, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर, तो बराबर में क्या आएगा, तो बराबर में आएगा आधार स्क्वायर। कर्ण का मान 5 है, लंब का मान 4 है, और ये ज्ञात करना है क्या, आधार स्क्वायर। ये हो गया 25, ये हो गया 16 बराबर ए स्क्वायर। और आप मुझे बताओ 25 में से 16 जाएगा पीछे कितना रहता है, 9 बराबर ए स्क्वायर। तो बताओ एक का मान कितना आएगा, कितना आएगा, 3। इस प्रकार ये सवाल करते हैं। और सवाल को करते समय हमें इन चीज़ों का वास्तव में ध्यान देना चाहिए। हम कई बार करते हैं, क्या करते हैं कि ध्यान नहीं दे पाते, और ध्यान नहीं देने से हमारी ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। और सारे के सारे सवाल ये किससे होंगे, ये सारे के सारे सवाल पाइथागोरस प्रमेय से होंगे। आपकी अगर परीक्षा में बड़ा सवाल आता है तो मान के चलो वो पाइथागोरस प्रमेय से ही जुड़ा हुआ सवाल आएगा, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा ध्यान में देखते हुए करना ही करना। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है, ये कह रहा है कि 2 सेकेंडरी वर्त है, उनकी त्रिज्याएं ये है, वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात की जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है। बहुत ही अच्छा सवाल है मेरी नज़र में, और अगर आप पढ़ना चाहो तो देखो, इसको मैं पूरा नहीं कराऊंगा, पूरा आपको करना, मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा। ये कह रहा है कि ये एक वर्त हो गया, ये 2 वर्त है, और ये एक सेकेंडरी वर्त है, मतलब इनका केंद्र क्या है, 1। तो मैं इसको केंद्र मान देता हूं, ये हो।
ये कह रहा है इनकी त्रिज्याएं, तो मान लो इसकी त्रिज्या तो होगी 3 और इसकी त्रिज्या कितनी है 5, कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो अब आपको वृत्त पर एक स्पर्श 5 सेंटीमीटर दूर, सॉरी 2 सेकेंडरी वृत्त त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 से बड़े वृत्त की उस जीवा, बड़े वृत्त की उस जीवा जो, अब आपको क्या करना है, ये 5 3 आ गया, ये कितना आ गया 5 आ गया। अब बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, जीवा की लंबाई ज्ञात करनी छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब आप किस प्रकार कर सकते हो और कैसे कर सकते हो, ये हमें आपको ध्यान रखना है। अभी कुछ समय पहले ही हमने इससे जुड़ा हुआ एक सवाल किया था जो बहुत ही अच्छा सा सवाल था। अब देखो ये कितना सेंटीमीटर है 3, उसके बाद में आपको ये चेक करना कि कहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है और कहाँ ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता। अभी आपको देखो मैं पीछे सवाल दिखाता हूँ जो सेम टू सेम सवाल है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये सवाल कर रहा है। देखो ये रहा, जैसे ये मान लो ये सेकेंडरी वृत्त है, क्या है सेकेंडरी वृत्त है। तो जब सेकेंडरी वृत्त है ये जीवा इसको टच कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। इसका मान हमें ज्ञात करना है, जबकि ये एक त्रिज्या 5 हो गई और ये एक त्रिज्या कितनी हो गई 3, कितनी हुई, ये जीवा हमें ज्ञात करनी है, ये 5 दे रहा है ये 3 दे रहा है। तो बोलो किसका प्रयोग होगा, पाइथागोरस प्रमेय का। एक बार फिर वापस आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देखो, जैसे ये मैं इसको मिटाकर वापस लिख देता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है। फिर आपको करना एक वृत्त ये आ गया, एक वृत्त ये आ गया। अब आपको ये सवाल कैसा करना है बड़े ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि इसका मान है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना आपको और इसका मान कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ ये कोण कितने डिग्री का आ गया 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का आएगा तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब ये जब 90 डिग्री ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये हमें क्या ज्ञात करना है लंब ज्ञात करना है। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। कर्ण का मान 5 है, आधार का मान 3 है, और 5 का स्क्वायर होता 25, 3 का स्क्वायर 9, 16। तो मुझे बताओ एल बराबर कितना आएगा 4। ये 4 है और ये भी 4, तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8। ऐसा मैंने अधिकतम से अधिकतम पढ़ाने का प्रयास किया है। आप थोड़ा समय दो, जो थ्योरी है उसको व्यवहारिक रूप से आप अध्ययन करो, उसके बाद में अगर कोई सवाल आता है तो वो आप मुझे बताओ। आप हमसे जुड़े, ऐसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।